करें स्टार्ट। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाला कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। उसी कॉन्सेप्ट को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए और देखिए क्या है इसमें। अच्छा, ऐसा कुछ है कि जो ये वाला जो फार्मूला था, कौन सा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसका जो फार्मूला है कौन सा, ये वाला, n × n-1/2। ये कब लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स किसी हाई एनर्जी स्टेट से एक सैंपल में कहाँ आ रहे होंगे। एक तो सैंपल होना चाहिए, बहुत सारे एच एटम होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एच एटम होने चाहिए, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे एच एटम हो और किसी एन स्टेट से, एन ऑर्बिट नंबर है, वहां से कहाँ ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। नाउ अगर ऐसा कभी हो कि कोई n = n से, मान लो n, कोई n से जो है ना, n1 स्टेट से या n2 स्टेट से, और वो ये कह रहा है कि n1 में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो वो कहे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, हाँ, एच एटम के इलेक्ट्रॉन ही ट्रांजिट करेंगे, है ना। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने क्लास। एच, अभी अगर ऐसा बोला जाता है, कैसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो वो कहता है कि जैसे पिछला क्वेश्चन जो था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, n की वैल्यू क्या थी, 5। तो टोटल जो लाइंस आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो 10 आ रही थी। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में ये बोला जाए कि n = 5 से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनको आपको n = 2 पे रोक देना है, n = 1 पे नहीं जाएंगे, n = 1 पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, सभी को n = 2 पे रोक दीजिए। 5 से स्टार्ट कीजिए लेकिन 2 पे रोक दीजिए, 1 वाला नहीं होगा। तो ठीक है, तो फिर आंसर कितना आएगा? 1 वाला अगर नहीं होगा तो एक काम करिए कि जो n-1 वाली लाइन थी, कौन सी थी, कितनी थी, 5 - 1, कितनी, 4 लाइंस थी। वो किसकी थी? वो थी लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज का लाइन नहीं बनेगा, तो 4 लाइंस नहीं बनेगी। अब आपका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। समझा? सबको समझ में आई बात? पिछले क्वेश्चन में जो आपने n का वैल्यू 5 लिया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बन रही थी? 10 बन रही थी, जब सभी ट्रांजिशन फाइनली कहाँ पर आ रहे थे? ग्राउंड स्टेट पर आ रहे थे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि n = 5 पे इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी एच एटम के, और वो जब वो रिटर्न बैक आते हैं, तो n = 1 पे रेस्ट्रिक्शन है, n = 1 पे नहीं आ सकते, सबको n = 2 पे रोकना है। सबको n = 2 पे अगर रोकोगे तो फिर लाइमन सीरीज के फोटोन नहीं बनेंगे। तो लाइमन सीरीज के फोटोन कितने बने थे? टोटल 4 बने थे, वो नहीं बनेंगे। तो आप इसमें जो टोटल जो आपका 10 था ना, ठीक है, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या करना, जैसे मान लो आपको मैं बताऊं कि n2 से इलेक्ट्रॉन आकर n1 तक आना है, ऐसा कुछ बोलता है ना, फाइनली n, जैसे उसने कहा ना n = 5 से 2 पर आ रहा है, तो जैसे ये n2 हो जाएगा 5 और n1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा n कितना हो जाएगा? डेल्टा n हो जाएगा n2 - n1। ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो दी जाएंगी ना, वो दी जाएंगी डेल्टा n इंटू डेल्टा n+1/2। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखो, इससे 6 आ रहा है भाई। अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से डेल्टा n कितना होगा? n2 का वैल्यू 5 और n1 का वैल्यू कितना, 2। तो डेल्टा n कितना हो गया? 3। वो 3 आप यहाँ पुट करिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बाई 2 6 आंसर आएगा। तो ये वाला फार्मूला भी काम का है ना, ये वाला फार्मूला भी काम का है। और आपको पता है कि इस वाले अगर आप यही वाला, मैं तो कहूंगा कि आप यही वाला याद रखो, ये वाला याद रखो टोटल निकालने के लिए। क्यों? इस वाले फार्मूले से ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है, ये वाले फार्मूले से ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? इस वाले फार्मूले में n1 कितना, n2 कितना था, n, और n1 कितना था, 1। सुना आपने? इस वाले फार्मूले में मैंने कहा था कि n से कहाँ पे आएंगे, 1 पे आएंगे। तो n कितना, n2 कितना था, n, और n1 कितना था, 1। तो डेल्टा n कितना हो जाएगा इस वाले फार्मूले में?
इससे अगर चलेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू आएगी n-1। ये जो n-1 आप यहाँ पुट करके देखो तो कितना आएगा, n-1, n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये बन के आ रहा है, सेम फॉर्मूला बन के आ रहा है, देखो बन के आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। जस्ट टाइप SCR, अगर आपको क्लियर हुआ, सुपर क्लियर है ना। तो मेन फार्मूला चाहो तो आप यही याद रखो, ये फार्मूला दोनों जगह लगेगा। क्यों, ये वाला फार्मूला दोनों जगह लगेगा। आपको इलेक्ट्रॉन n=1 में आए, या n=2 में रोक दो, या 3 पे रोक दो, कहीं पे भी रोक दो। जहां से स्टार्ट कर रहा है और जहां पे फाइनली आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस निकालो। वो डिफरेंस जो है ना, वो यहाँ पुट कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएंगी। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर, अगर सबको समझ में आ रहा है तो। हो गया। चलिए आगे काम करते हैं। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड बाय एन आइसोलेटेड एटम, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड बाय एन आइसोलेटेड एटम, है ना। तो आइसोलेटेड एटम्स अगर है, तब क्या होगा, अभी तक मैं जो कुछ पढ़ा रहा था ना, उसमें सब कुछ सैंपल था, है ना, सैंपल ऑफ एटम था। अब मैं जो कर रहा हूँ वो एक आइसोलेटेड, मतलब एक H एटम है, तो एक ही H एटम है आपके पास बस कंटेनर में, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा बस, और कुछ नहीं है। आइसोलेटेड एटम का मतलब है कि एक एटम है केवल, ठीक है, वन एटम। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो फॉर्म्ड होंगी, वो होगा n-1। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो फॉर्म्ड होंगी, वो 1 होगा। आइसोलेटेड एटम का मतलब एक एटम, ओनली वन एटम, जिसके विसिनिटी में, जिसके एनवायरमेंट के आसपास कुछ भी नहीं होगा, ओनली वही होगा बस, दैट कॉल आइसोलेटेड एटम। सांभवी, आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमम जो बनेगा ना, मैक्सिमम जो बनेगा वो कितना बनेगा, n-1 बनेगा, और मिनिमम कितना बनेगा, 1 बनेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक आइसोलेटेड H एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन n=4 पर हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी है, तो फार्मूले के हिसाब से मैक्सिमम कितना बनने वाला है, 3। ठीक है, n-1 3 बनने वाला है, और मिनिमम कितना बनने वाला है, 1। इसको हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, देखो भाई, ये n=4 है, ये n=3 है, ये n=2 है, ये n=1 है। ठीक है, तो यहां से अब ऐसा हो सकता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर सकता है ना, यो 1 2, ये 3 बना सकता है, क्योंकि H एटम एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू होकर नीचे तक आ गया तो अब ट्रांसफर होगा ही नहीं, खत्म, इतना ही होगा।
देयर इज नो नो अदर पॉसिबिलिटी, अब कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आ चुका है नीचे, एक ही था, उसने नीचे आ गया। तो कितने फोटोन इमिट किए मैक्सिमम? 3 ही। हाँ, अब कोई ये कह सकता है कि सर आप ऐसे नहीं भेज सकते हो क्या, ऐसे भेज दो, हाँ भेज सकता हूँ मैं, ऐसे भी भेज सकता हूँ, लेकिन भाई इन दोनों में से कोई एक ही होगा, और लगाना पड़ेगा तुमको, एंड नहीं लगा सकते। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, या इस वाले पाथ से भेजो या इस वाले पाथ से भेजो। इस वाले पाथ से, जो पहला पाथ है, अगर आप पहले पाथ से भेजोगे तो 3 तरीके के फोटोन बनेंगे, दूसरे पाथ से भेजोगे तो केवल 2 तरीके के ही फोटोन बनेंगे। इट्स योर चॉइस, आप कहीं से भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर पहले वाले पाथ से भेजना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर ऐसे नहीं आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इनमें से भी एक ही होगा, 3 जो लिखे हुए हैं ना, इन 3 पाथ में से कोई एक पाथ ही वो चूज करेगा। थर्ड पाथ से भी 2 तरीके के ही फोटोन बन सकते हैं, 2 तरीके के फोटोन, 2 टाइप्स फोटोन, मतलब 2 टाइप्स स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है। और एक तरीका ये है कि ऐसे आ जाए डायरेक्ट, सीधा नीचे गिरे, तो सीधा नीचे गिरेगा तो फोर्थ पॉसिबिलिटी, ये मिनिमम है, ये मिनिमम का तरीका है, और ये मैक्सिमम का तरीका है। मैक्सिमम लाइंस बनेंगी फर्स्ट मेथड से, मिनिमम लाइन मिलेंगी फोर्थ मेथड से। लेकिन इन चार जो लिखे हुए हैं इस समय बोर्ड पर, चारों में से, उनमें से कोई एक ही काम एक बार में हो सकता है, या तो मिनिमम बना सकता है या मैक्सिमम बना सकता है, या उससे उनके बीच में। तो मिनिमम पूछेगा तो 1 आएगा, सीधा नीचे गिरेगा, नीचे आ गया, डायरेक्ट हो गया सीधा। हाँ, विच पाथ इट विल चूज वी कांट से, इनमें से कौन सा पाथ चूज करेगा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि अगर मैक्सिमम जो बन सकता है वो इस वाले पाथ से बन सकता है, तो वही हमको आंसर करना है। मिनिमम बनाना तो इससे बनेगा। क्या इसीलिए मैं के बार बार आपको फोकस कर रहा था कि सैंपल पे फोकस, वो जो अब तक मैं जो इससे पहले जो पढ़ाया था, वो सब कुछ किसका था? वो सब कुछ सैंपल का पढ़ा रहा था, ये केवल एक एटम का पढ़ा रहा हूँ। बोलो भाई, सब कुछ क्लियर हुआ? बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं स्पेक्ट्रम वगैरह पे, आईटी वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना? आ रहे बात समझ में? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सबको? आगे काम करें? चलिए आगे काम करते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द मिक्सचर। हम लोग क्या करते हैं, एक मिक्सचर पे डिस्कशन कर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ एटम्स अगर है तो, और आयंस हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहाँ पे एच एटम सैंपल है, जिसके इलेक्ट्रॉन n = 2 में है। He+ आयन का सैंपल है, जिसके इलेक्ट्रॉन n = 4 पर है। Li++ आयन का सैंपल है, जिसके इलेक्ट्रॉन n = 6 में है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस formed when all transitions return back to n = 1। करिए अटेम्प्ट। टेस्ट में किस टाइप के, ये तो टेस्ट ही बताएगा यार भाई।
टेस्ट में देना और पता कर लेना कैसे क्वेश्चन आएंगे। अर्ली अटेम्प्ट है ना। देखो 20, 34, 22, 15 बहुत सारे आंसर आए हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एच एटम, क्योंकि सैंपल सबका n=1 में जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, सैंपल है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा n×n-1/2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब आप इसमें लगाओगे तो एच एटम्स में के केस में केवल कितनी लाइंस आने वाली हैं? एच एटम्स तो केवल 1 आने वाली है। ठीक है। एच ई प्लस में कितने आने वाले हैं? एच ई प्लस आयन में जो होगा वो आप एन की वैल्यू 4 रखोगे ना, तो 4×3/2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके। और एल आई डबल प्लस में करोगे तो क्या करेंगे? एल आई डबल प्लस में 6×5 ÷ 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा। क्लियर है ना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 ये से आ जाएगा। तो अगर आप टोटल अभी करने वाले हो ना, तो टोटल कितना होने वाला है बताओ? ठीक है। अगर हम यहाँ टोटल लिख दें, इधर लिख देता हूँ टोटल इस जगह पे। तो टोटल अगर हम लिखेंगे तो टोटल हमारे पास हो रहा है 1+6+15, तो ये 22 हो रहा है। तो 22 भी आंसर हो रहा होगा लोगों का, देखो, है ना। बहुत सारे लोगों का आ भी रहा है, लेकिन 22 आंसर नहीं है ना। अभी तक के लिए एक स्टूडेंट का आंसर सही आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। अब सुनो, यहाँ पे जो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है ना, n=2 से n=1 में जो दिख रहा है ना, यही है ना। एच एटम में केवल एक ही ट्रांजिशन होगा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे 2 पे है, 2 से 1 पे ही आएंगे बस, और तो कहीं होगा नहीं। ये जो ट्रांजिशन है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन है। सबको याद है 2 से 1 का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। अभी देवराज अभी देख लेते हैं क्या आएगा आंसर, देख लो, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं यही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन जो n=2 से n=1 में एच एटम में हुआ है, वो एच ई प्लस में कब होगा? एच ई प्लस में कब होगा बता सकते हैं? याद है वो Z2/Z1 वाला कॉन्सेप्ट, सेम एनर्जी ट्रांजिशन वाला? कब होगा? यस, 4 से 2 में होगा। 4 से 2 में होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 से 2 वाला ट्रांजिशन है, इसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या आपने ये 6 जो लाइंस आप बता रहे हैं ना, 6 स्पेक्ट्रल लाइन जो बता रहे हैं एच ई प्लस सैंपल में, वो ये वाला ट्रांजिशन उसमें काउंटेड है या नहीं है? एच ई प्लस आयन की जो 6 स्पेक्ट्रल लाइन आप बता रहे हैं, उसमें ये काउंटेड है या नहीं है? बिल्कुल काउंटेड होगा। ये बामर सीरीज का है, कौन सा होगा बामर सीरीज में? ये बामर सीरीज का ट्रांजिशन होगा, कौन से होंगे बामर सीरीज में? 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 काउंटेड है ये काउंटेड है। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि ये भी 10.2 का है, ये भी 10.2 का है, तो क्या इनके लिए फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग लाइन बनेगी क्या? क्या इन दोनों के लिए फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग लाइन, अलग अलग प्लेस पे लाइन बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो आपने इसे सेपरेट काउंट कर रखा है, इसको सेपरेट काउंट कर रखा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे एक यहाँ माइनस कर देना चाहिए। ये कौन सा माइनस कर दिया? ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला काउंट कर लिया, ये काउंट है, इसको माइनस कर दिया। इसमें 6 तरीके के फोटोन निकलेंगे, इसमें 6 तरीके के फोटोन निकलेंगे, लेकिन 6 में से लाइन 5 ही बनेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 6 टाइप के फोटोन निकलेंगे, लेकिन लाइंस 5 बनेंगी केवल। सर बामा सीरीज का ट्रांजिशन लाइमा सीरीज के इक्वल का?
हो जाएगा ना, जेड की वैल्यू अलग अलग आएगी ना, इसलिए तभी तो Z2/Z1 कर रखा है, निकाल के देख लो। ये कितना आएगा, 3.4 आएगा, ये अलग आएगा ना। ये बामा सीरीज का नहीं है भाई, बामा सीरीज में यहाँ पे है, ये नहीं है बामा सीरीज का ट्रांजिशन। केवल ट्रांजिशन में आ रहा है, एनर्जी वाइज तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। मैं तो कैलकुलेट करा के देख लो ना भावेश। हाँ, ये एच एटम के लिए था भाई, ये भी 10.2 का है, ये भी 10.2 का है, तो 10.2 में से क्या होगा बोलो, एक ही तो बनेगा ना यार। जो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन यहाँ लाइमन में बनेगा, वो 10.2 का ट्रांजिशन यहाँ पर कितने में बनेगा, वो बामर वाला ट्रांजिशन होगा। लेकिन बामर वाली एनर्जी नहीं होगी, ध्यान देना। अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो ये लाइमन का ही है। बामर की एनर्जी क्या थी बोलो, कहाँ से कहाँ तक है, देखो जरा डिफरेंस। बामर की ट्रांजिशन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की है, ये तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ट्रांजिशन जरूर आपको दिख रहा है किसका, बामर जैसा, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइमन का ही है। तो लाइमन बामर पास्चन जो है ना, वो एक तरह से किसके लिए होता है, हाँ वो एक तरह से एच एटम के लिए ही होता है। अगर कोई कहता है He+ में वगैरह में बोले, तो ट्रांजिशन वाइज तो ले लेना, लेकिन एनर्जी वाइज फिर मत जाना, एनर्जी वाइज फिर बदल जाता है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंसेज हैं वो Z² टाइम्स मॉडिफाई हो जाएंगे। जो टेबल मैंने आपको बनाई है ना, लाइमन बामर पास्चन की, उसमें जो आपने डेल्टा ई लिखा हुआ है ना, वो डेल्टा ई सारा एच एटम का लिखा हुआ है। अगर आप वही डेल्टा ई He+ में ले जाओगे ना, तो इंटू Z² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो, जस्ट टाइप यस। इंटू Z² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो ट्रांजिशन वाइज तो चीजें वैसी रहने वाली हैं, लेकिन एनर्जी वाइज बदल जाएंगी, ये ध्यान रखना। तो मैं इस बात को समझाने में कामयाब हूं ना कि n=4 से n=2 के लिए जो ट्रांजिशन होगा, उसके लिए नया लाइन नहीं बनेगा, इसी के साथ मैच करेगा, इसलिए मुझे 22 में से एक माइनस कर देना चाहिए। इससे एग्री करते हो, जस्ट टाइप यस अगर आप इससे एग्री करते हो तो। यस, हाँ बिल्कुल सही है। जो टेबल पिछले क्लास में लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पुन जो बने बनाया था, जो टेबल्स जो डेटा हमने बनाया था, वो सारा डेटा एच एटम के लिए था। आपकी हेडिंग ही क्या थी यार, आप तो हेडिंग देखो। हेडिंग में लिखा है एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये लिखा हुआ है आपकी जो है ना। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। आपकी जो हेडिंग है ना, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पुन से पहले आपकी कॉपी में आप चेक कर लीजिए, उसमें लिखा है एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इतनी ही एनर्जी का ट्रांजिशन यहाँ कब होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन लिथियम डबल प्लस में कब होगा बोलो। वो होगा n=6 से n=3 के बीच में। यहाँ भी कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन होगा। क्या इसके लिए सेपरेट लाइन बनेगी, नहीं बनेगी। ये 15 में काउंटेड है या नहीं है बोलो, 6 से 3 का ट्रांजिशन 15 में काउंटेड है या नहीं है, काउंटेड है। लेकिन आपको पता है इसके लिए अलग से लाइन नहीं बनेगी। वो किससे मैच करेगी, 10.2 से। तो ये जो 6 से 3 का ट्रांजिशन है ना, उसको भी आपको यहाँ माइनस कर देना चाहिए, इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। ऐसे करना होता है मिक्सचर के क्वेश्चन, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा बोलो, वो 20 आएगा। आ रही बात समझ में, हो जाएगा। इस तरीके से आप मिक्सचर क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई 3 ट्रांजिशन थे, एक ये और एक ये है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये तीनों ट्रांजिशन में केवल एक लाइन बनेगी, इसलिए आपने 2 माइनस करे हैं। नहीं, डायग्राम बना के नहीं कर सकते हैं। आप कैसे करो, 20 लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे डायग्राम बना के नहीं कर सकते, दिमाग लगा के कर सकते हैं। और एनर्जी स्टेट सबके अलग अलग हैं, एच एटम के अलग हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। हम्म
कितना कैलकुलेशन करोगे, मतलब ही नहीं है। कर लोगे बोलो ये सारे काम? हाँ, डायग्राम बना के 34 बना दिए। नहीं बनेगा, डायग्राम से नहीं बनेगा, इसी से बनेगा, ऐसे ही करना है ना। पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, फिर आपको फिर जो है ना इसमें वो करना है, मतलब नंबर ऑफ जो है ना लाइंस जो कॉमन्स हैं उनको आप हटा दीजिए। ठीक है। हाँ, सेम लाइन को हमेशा चेक कर, स्पेशली जब मिक्सचर होगा, जब इस स्पेशली जब मिक्सचर होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं इनमें बीच में सेम एनर्जी ट्रांजिशन तो नहीं हो रहे हैं। जो सेम एनर्जी ट्रांजिशन हो रहे हैं उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले ये फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद सेम एनर्जी ट्रांजिशन को माइनस करो। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला शुरुआत में लगाओगे ना, शुरुआत में तो फॉर्मूला ही लगेगा। ये तो फॉर्मूला ही लगाया है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला लगा है। हाँ, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ट्रांजिशन एच ई प्लस और इसका कॉमन है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, इसमें नहीं आ रहा है ना, इसमें नहीं आएगा। एच ई प्लस के ट्रांजिशन जो है ना इसमें इसके साथ कॉमन नहीं आ रहे हैं, आप देख लो चाहो तो। जो भी 6 ट्रांजिशन आप लिखोगे, 6 ट्रांजिशन कौन कौन से कितने हो जाएंगे, 6 ट्रांजिशन जो होंगे इसके, एक तो लाइमन वाले पहले बना लो। तो 6 ट्रांजिशन में होंगे यहाँ पे n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन है ना। तो कौन कौन से होंगे देखो, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, फिर बामर के बना लो, 4 से 2, 3 से 2, और उसके बाद है यहाँ पे यही हो जाएगा, और इसके बाद है 4 से 3। ये ट्रांजिशन है ना। अब अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पे कॉमन मिल सकते हैं क्या, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे, ये ट्रांजिशन को अगर आप चाहते हो कि यहाँ चेक करूँ, लिथियम में चेक करूँ, तो आपको Z2/Z1 जो है ना कितना, 3/2 मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 3/2 देखो, यहाँ पे कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। 3/2 यहाँ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, समझ में आ रहे हो? क्यों नहीं हो सकता? अरे यार, आप 3/2 कैसे करोगे, डिवाइड ही नहीं होगा। 4/3 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 3/2, 4 ना, ये 1 को मल्टीप्लाई करो 3/2 से। तो 3/2 जैसी कोई स्टेट थोड़ी ना होती है। यहाँ हर बार 1 में क्या 3/2 आएगा। तो 3/2 जैसी कोई एनर्जी स्टेट थोड़ी ना होती है। Z2/Z1 में क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है ना। ये 3/2 केवल और केवल कहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, सही जगह से जाके जो सही आंसर ला सकता है वो यहाँ ला सकता है इसमें। इसमें जब 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 से क्या आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा। वो तो बात हम कर ही चुके हैं, 6 से 3 वाली बात ये है। इसमें जब 3/2 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9/2। 9/2 से 3 आएगा। अब 9/2 जैसी कोई एनर्जी स्टेट थोड़ी ना होती है। 9/2 जैसी कोई एनर्जी स्टेट होती ही नहीं है, मत करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे तो 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 6 से कहाँ पे आएगा, 6 से 9/2 आएगा। तो 6 से 9/2 जैसी कोई एनर्जी स्टेट होती ही नहीं है। ऐसे पता चल जाएगा आपको कि लिथियम का केवल जो 4 से 2 वाला, जो हीलियम का जो केवल 4 से 2 वाला ट्रांजिशन है, वो लिथियम में 6 से 3 में पाया जाएगा। तो मैंने वो तो 4 से 2 वाला 6 से 3 में मिल तो रहा है, सेम एनर्जी है, बाकी नहीं पाए जाएंगे। किसने पूछा था ये वाली बात, कि उत्कर्ष ने पूछा था। उत्कर्ष, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, आ गई ना, है ना, कि
अगर आपको चेक करना तो आप ऐसे चेक, मैं ये नहीं कहता, मैंने क्वेश्चन बना रखा है, मैंने ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं जिसमें और बड़ा नंबर पे आपको ले जा सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है, अभी तो आप सीखो पहले, फिर आपको बड़ा क्वेश्चन दे देंगे। करें स्टार्ट? देखें भाई, बोलो। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला है ना, वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, कर लोगे, ये कंप्लीट है। तो आगे बढ़े, इस तरीके से आपका जो टेस्ट का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा बोर एटॉमिक थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है ना। बोर एटॉमिक थ्योरी भी कंप्लीट है यहाँ तक, है ना। इसमें जो टेस्ट करें, अच्छा एक चीज़ अभी और बाकी है इसमें, और वो है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी इसमें एक चीज़ और है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक चीज़ और बची है, वो भी लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नहीं यहीं तक आएगा, स्पेक्ट्रम तक ही आएगा, मैंने बोल रखा है उनको, है ना। यहीं तक पेपर बनेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसा इसका नाम है एब्जॉर्प्शन, अब की बार एब्जॉर्प्शन होगा। अभी तक मैं जो कुछ पढ़ाया था वो इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था, और इमिशन स्पेक्ट्रम किसका, एच एटम का पढ़ा रहा था, वो सब पे मैं न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ें कर दी। जैसा इसका नाम है एब्जॉर्प्शन, वैसे ही कुछ यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। मैं आपको बता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। ये हमारे पास कांच का एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास एच एटम्स रखे हुए हैं, बहुत सारे एच एटम्स हैं, और ठीक है ना, ऑल आर एट एन इक्वल टू वन। सभी जो है ना, सभी के इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एन इक्वल टू वन में है। यहाँ से हम एक लाइट सोर्स से, एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, लाइट सोर्स है, जहाँ से हमने क्या किया, जहाँ से हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, और ये जो है ना, वो 0 to 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ तक कि इसमें हर जैसा भी आप जो भी आप चाहते हो फोटोन, वो सब है। आप कहते हो सर 5 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 5 का भी है, 5.1 का भी है, 5.52 का भी है, 6.1 का भी है, 6.2, जो भी आप वैल्यू इमेजिन कर सकते हो, सभी तरीके के फोटोन यहाँ पर हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से जो निकलेंगे उसको हम लोग यहाँ पे प्रिज्म से पास कराएंगे, और उनको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराएंगे, और उसका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब यहाँ से जो एच एटम से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये फोटोन जब निकलेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक फोटोन हो जिसका एनर्जी हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर एच एटम से टकराएगा, तो एच एटम उसको क्या कर लेगा, क्या एच एटम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा? कर लेगा ना। जस्ट टाइप यस, अगर आपको लगता है कर लेगा तो। और करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू में भेज देगा। ये फोटोन, ये फोटोन जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, जिस भी एच एटम से टकराएगा, ठीक है, जिसका जो कि जिसका इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वन में है, वो इसे, मैं इसको एच स्टार लिख देता हूँ, एच स्टार मतलब एक्साइटेड एच एटम, वो इसे एच स्टार एटम में कन्वर्ट कर देगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, टू में पहुंच जाएगा। लेकिन भाई अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, ये वाला एच एटम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू में ले जाने के लिए, तो जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो इस लाइट में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन होगा, वो मिसिंग होगा, नहीं पाया जाएगा। एग्री करते हो? इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, बताओ। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो मिसिंग होगा, नहीं पाया जाएगा। स्टार का मतलब एक्साइटेड हो गया है, एक्साइट हो गया है। ये एच एटम नॉर्मल एच एटम जिसका इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन में है। यहाँ पे स्टार का मतलब एक्साइटेड एच एटम जिसका इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये वाली बात, इस वाली बात को क्या एग्री कर रहे हो, बोले एग्री करते हो? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मिसिंग होगा नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व करा दिया है। अब अगर मिसिंग होगा तो यहां से जब लाइट जाके वहां गिरेगी तो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो प्लेस था वहां पे कैसी होगी? ब्लैक लाइन होगी। बोलो। आपको याद होगा मैंने कहा था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन सबसे ब्राइट लाइन होती है, एच अल्फा लाइन कहलाती है। याद है आपको? याद है मैंने कहा था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन सबसे सबसे ब्राइट लाइन होती है कब? जब इमिशन स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं। यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन क्या होगी? ब्लैक हो जाएगी, मिसिंग होगा वहां पे। वहां उस प्लेस पर फोटोन गिरेगा ही नहीं। जब गिरेगा नहीं तो वहां लाइन कैसे बनेगी? क्लियर है? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो होगा, क्या इस 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अंदर, क्या इस एनर्जी में क्या 12.1 इलेक्ट्रॉन का फोटोन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जब एच एटम से टकराएगा, ऐसे एच एटम से जहाँ पे n=1 में इलेक्ट्रॉन है, वो एच एटम को कहाँ भेज देगा? बोलो। एच एटम के इलेक्ट्रॉन को n=3 में भेज देगा। ये पॉसिबल है या नहीं है? बोलो। ये जो पॉसिबल है या नहीं है, चैट लिखते जाओ। ये पॉसिबल है या नहीं है? बोलो। ये पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है ना? तो फिर भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ साथ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी यहाँ मिसिंग होगा। यहाँ नहीं आएगा, इस यहाँ नहीं होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं दिखाई देगा। तो जो मैंने बताया था ना, n=1 से n=2 वाला, n=1 से n=3 वाला, n=1 से n=4 वाला, ये सारे जो हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे? बोलो। है ना? ये सभी के सभी n=∞, n=5, n=4, n=3, n=2, n=1। ये जो फोटोन है कौन से? जो एच एटम को n=1 से 2 पे ले जा सकते हैं, 3 पे ले जा सकते हैं, 4 पे ले जा सकते हैं, 5 पे ले जा सकते हैं, या इन्फिनिटी पे ले जा सकते हैं। आपको नहीं लगता जितने इस समय मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं सारे फोटोन मिसिंग होंगे? नहीं, लाइन तो होंगी। जैसे मैं कहूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताओ तो 0 से 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यहाँ होगा या नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल होगा। उसकी उसके अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले की वेवलेंथ देखोगे ना, उस वेवलेंथ पे वो लाइन बनेगी। 5 की बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 की बनेगी, 7 की बनेगी, 8 की बनेगी, 9 की बनेगी, 10 की बनेगी, लेकिन 10.2 की नहीं बनेगी। 11 की बनेगी, 12 की बनेगी, लेकिन 12.1 की नहीं बनेगी। 12.5 की बनेगी, लेकिन 12.75 की नहीं बनेगी। अरे बात समझ में? ऐसे फोटोन जो 1 से 2, ये जो ट्रांजिशन आपको जो एनर्जी डिफरेंसेज है ना, ये वाले 1 से जो स्टार्ट होते हैं, स्पेशली ये पता कौन सी सीरीज के फोटोन हो गए हैं? बताओ। ये जो लाइन बनी कौन सी सीरीज के लिए बनी हुई है? इनकी एनर्जी किससे मैच करेगी? 1 से 2, 1 से 3, हाँ 1 से 4। कौन सी सीरीज बन रही है? यस, लाइमन बन रही है ये लाइमन की फोटोन है। उल्टा चल रहा है बस। उसमें क्या था? उसमें 2 से 1 था, 3 से 1 था, 4 से 1 था, 5 से 1 था। इसमें 1 से 2 है। एनर्जी तो वही आएगी। एनर्जी तो वही आएगी। नहीं, जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो उधर बताया था मैंने देवराज, कहाँ पर? इमिशन स्पेक्ट्रम में बताया था। इमिशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन पढ़ा हूँ। वहाँ बताया था मैंने कि लगातार जब ट्रांजिशन आने वाले हैं ना, तो 2 से 1 के बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होते हैं। जब नीचे आएगा ना ऊपर से, जैसे ऊपर से जब नीचे आना चालू करेगा तो बहुत बहुत सारे एच एटम 2 से 1 का ट्रांजिशन करेंगे। तो वो वहाँ पे इमिशन वाले में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सबसे ब्राइट थी, जो कि यहाँ पे डार्क होगी, जो कि यहाँ पे ब्लैक होगी। क्लियर हो गया सबको? है ना? तो क्या ये बोला जा सकता है कि एब्जॉर्ब जो, अगर हम एच एटम की बात करें, कि एच एटम की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइन होंगी वो लाइमन सीरीज को बिलोंग करेंगी? फिर से सुनना। एच एटम की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होंगी वो लाइमन सीरीज को क्या करेंगी? बिलोंग करेंगी।
All lines of absorption spectrum of H atom belongs to the Lyman series, क्योंकि सबको 1 से शुरू करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आती है कि सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कैसे कैसे करें। भाई आप तो अपनी फोटोग्राफिक प्लेट को एनालिसिस करो, जहां जहां पे डिम या ब्लैक लाइन मिले, जो वो ब्लैक लाइन है ना, ठीक है ना, वही जो ब्लैक लाइन का जो कलेक्शन है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कलेक्शन ऑफ ब्लैक लाइंस, मिसिंग लाइंस या मिसिंग फोटॉन्स, है ना, या डार्क लाइंस जो है ना, उन सबका जो कलेक्शन कलेक्टिवली आप बोलोगे, कलेक्टिवली आप देखोगे, वो सब क्या कहलाएगा बोलो, वो सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है। और उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की सभी लाइंस लाइमन सीरीज को पाई जाएंगी, सभी लाइंस की एनर्जी लाइमन सीरीज के बराबर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांजिशन 1 से चालू करेंगे। क्लियर है? तो ये अगर आप बना चुके हैं तो मैं आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने बोले हैं वो लिखवा देता हूँ। अगर आप ये बना चुके हैं तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लें। हाँ, लाइमन सीरीज के सभी फोटोन गायब हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज के सभी फोटोन गायब हो जाएंगे, और वो ब्लैक लाइंस के फॉर्म में वहां दिखाई देंगे, या डार्क लाइन से बहुत, अगर या तो बहुत डिम हो जाएंगे, एक आध कोई बच के निकल गया। अब भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक आध फोटोन बच के एच एटम से नहीं टकराया, छोटा मोटा निकल सकता है, छोटा मोटा ब्राइटनेस आ सकता है, लेकिन मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, पहला पॉइंट करिए एब्जॉर्प्शन, कलेक्शन ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन मिसिंग लाइंस ऑब्लिक डार्क और डल लाइंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट represent absorption spectrum, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, all lines of all lines of absorption spectrum belongs to Lyman series. Number of lines, number of lines formed, number of lines formed, number of lines formed in absorption spectrum in absorption spectrum found to be less than emission spectrum.
नंबर ऑफ लाइंस फाउंड इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फाउंड टू बी लेस देन द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना, उससे उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। हाँ, एच एटम का ही चल रहा है ना, एच एटम का ही चल रहा है ना। बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एच एटम, ठीक है तेजस। स्तुति हो गया। सो ये बात समझ में आई। थर्ड वाला, नंबर ऑफ लाइंस फाउंड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फाउंड टू बी लेस देन द इमिशन स्पेक्ट्रम। बेसिकली आप ऐसे समझो कि जैसे ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट यहाँ पहुंचा सकते हो, 1 से 4 में सीधे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करके चला जाएगा। लेकिन जब लौटेगा तो लौटने के लिए उस वो फ्री फ्री है। लौटने के लिए वो इसी पास से वापस थोड़ी ना आ सकता है, वापस आने के लिए वो ऐसे भी आ सकता है। ये जो वो कर रहा है ना, ये जो मैं येलो लाइट इससे दिखा रहा हूँ पेन से, ठीक है ना, ये ये उसका इमिशन है, ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में तो एक ही बार में चला गया, एक ही सीरीज बनेगी, कौन सी, लाइमन। इमिशन में तो बहुत सारी सीरीज बनेगी, लाइमन भी बनेगी, बामर भी बनेगी, पाशन भी बनेगी, ब्रैकेट भी बनेगी, फोन भी बनेगी। तो इमिशन में इतने सारे तरीके के फोटोन बन सकते हैं। देखो अभी देख लो आप, वन से गया, लौटते समय कितने पॉसिबिलिटी है, लौटते समय वो 3 ट्रांजिशन कर सकता है, 3 फोटोन, 3 तरह के फोटोन निकाल सकता है। ऐसे भी वापस आ सकता था, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी वापस आ सकता है। तो जाते समय तो उसने केवल एक एक ही लाइन बनाई है, मिसिंग लाइन बनाई है। आते समय उसने बहुत सारी ब्राइट लाइन बना सकता है, ठीक है। आते समय इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, और इमिशन स्पेक्ट्रम में आपने जैसे आपने देखा कि बहुत सारी सीरीज होती हैं, यहाँ तो केवल एक ही सीरीज है, कौन सी, लाइमन सीरीज है। थर्ड स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लौटते समय हमेशा ज्यादा उससे आएगा, पॉसिबिलिटीज से आएगा। जाते समय देवराज वो हमेशा एक बार में ही चला जाएगा। आगे बात समझ में, आगे काम करें, बोलो। यहाँ पे आगे काम करें नहीं करें, बोलो। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। लाइन स्पेक्ट्रम वर्सेस बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मोस्टली एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है ना, एटम्स में होता है, एटॉमिक स्टेट में बनता है ये। बैंड स्पेक्ट्रम मोस्टली जो है ना, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्टेट में बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें, ठीक है ना, एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर 10 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। लाइन स्पेक्ट्रम देखने में कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम देखने में फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ सर्टेन लाइंस बनी रहती हैं, इस तरीके से ऐसे बनी रहती हैं, है ना। बैंड स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, बैंड स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये लाइन है ना। अब इस लाइन के बिल्कुल
क्लोज, बिल्कुल क्लोज एक लाइन और बना दो, फिर एक बिल्कुल क्लोज और बना दो, और बना दो, बिल्कुल क्लोज में बनाते जाओ, एक क्लोज और बनाओ, और लाइन क्लोज बनाओ, ऐसे इनके क्लोज में लाइन बनाते जाओ, ये बैंड बन गया। फिर कुछ एनर्जी गैप के बाद फिर इनके क्लोज में ऐसे लाइन बनाते जाओ, ये बैंड बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन या तो मॉलिक्यूलर स्टेट में आती है, जब मॉलिक्यूल बनता है ना, तो मॉलिक्यूल्स बनने के बाद जो ऑर्बिटल्स होती है ना, वो काफ़ी पास पास होती है, एनर्जी वाइज काफी कम डिफरेंस कम होता है। एनर्जी वाइज डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार बार 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 जो है ना, बहुत पास वाली एनर्जी पे गिरता है आके, है ना, एनर्जी काफ़ी कम मतलब डिफरेंस होता है, उस वजह से बैंड स्पेक्ट्रम बन जाता है। जैसे ये जो बना, ये मान लो n = 2 के इलेक्ट्रॉन, आपको याद है n = 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n = 3 में कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो जो n = 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हैं तो n = 2 में ही ना। तो वो जब ट्रांजिशन करेंगे ना, तो वो ट्रांजिशन जब करेंगे तो क्या होगा, वो एक ही एनर्जी स्टेट पे क्या करेंगे, आसपास ही क्या करने वाले हैं, वो ट्रांजिशन करने वाले हैं, इसलिए उनका एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं होता और बैंड बन जाता है। और ये n = 3 वाले हैं, है ना, वो ऑर्बिट वाला बताया होगा, पढ़ा था ना, 2 8 18 करके ऐसे, वो वाला बात है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी कब है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच की जो एनर्जी है, एनर्जी स्टेट्स हैं, उनमें डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। और डिफरेंसेस कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो पास पास गिरेंगे, जिससे कि क्या बन जाएगा, जिससे कि वो जो है ना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ये तो बैंड बना देगा। ये सिचुएशन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, या फिर उसमें पाई जाती है जहाँ पे एटम्स में, ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है। हाँ, सेम ऑर्बिट में है ना, इसलिए डिफरेंस ज़्यादा नहीं है मधुसूदन, सेम ऑर्बिट में है इसलिए डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बेटर है 2 से 10, ये दोनों का लिया है ऐसे मिला के, 2 और 10। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। नहीं, लगभग सेम होती है, बिल्कुल सेम तो नहीं होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता है ना। नहीं, ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं है 2 से 9 के बीच में क्या बनेगा, लगभग 2 से 9 के बीच में भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ऑब्जर्व इस तरीके दे दिया, दो और इसको मिला के, है ना, ठीक है, हो गया। तो आगे कर लो, नेक्स्ट करो अब आप लोग, है ना। नेक्स्ट लिखो आप, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। हाँ, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा होंगे ना पंकज, 10 या 10 से ज़्यादा भी होंगे ना, तो अच्छा बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा क्लोज हो जाती है, पास हो जाती है। और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ट्रांजिशन में पास पास एनर्जी के ट्रांजिशन होंगे ना, तो फिर क्या होगा, उसी से बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, एक बार में उत्कर्ष ऐसा नहीं होगा, एक बार में एक ही ट्रांजिशन होगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। फोटोनिक इंटरेक्शन 1 to 1, है ना।
ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल क्या था? पहला तो ड्रॉबैक आपको पता ही है कि वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines into the electric and magnetic field। एक होता है स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines into the electric field। एक होता है जीमान इफेक्ट। हाँ, CO2 गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। CO2 गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनमें एनर्जी गैप कम होता है। ठीक है ना, मर्ज हो जाते हैं, दो एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड बनते हैं आपस में ना, मर्जिंग हो जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, उनमें बैंड बनता है, पास पास ही होंगे। तो ये है ड्रॉबैक मेनली। पहला तो आपको पता ही है। यहाँ पे क्या था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला, वो करेक्ट है। लेकिन वही स्पेक्ट्रल लाइंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में करें, कि प्रेजेंस में वो प्रिज्म जो पास कराएं, लाइन जो पास कराएं, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराएं, तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती थी, थोड़ा सा ब्रेक होती थी, स्प्लिट होती थी। स्प्लिटिंग का जो रीजन है वो बोर एटॉमिक थ्योरी में नहीं पता चल पाया। ठीक है ना, अगर स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में कराई जा रही है तो उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और अगर वही स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में की जा रही है, तो वो जीमान इफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। तो स्टार, अब एक तरह से कभी किसी टेक्स्ट बुक में आप मिलेगा लिखा हुआ कि बोर एटॉमिक थ्योरी में स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को नहीं समझाया जा सका था। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जीमान इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है।
और जो तीसरा पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद दो थ्योरीज और आई थी जिसका नाम था डी ब्रॉगली थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने इसके ऊपर में क्या किया, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन लगाया था बोर एटॉमिक थ्योरी पर। तो वहाँ ये एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स पे हम लोग या क्वांटम फिजिक्स पे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, है ना, इसलिए हो जाएगा। तो इसके बारे में तो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, जो भी है थर्ड पॉइंट, पहले दो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। हाँ, एक्चुअली क्या होगा कि देखो भावेश, ऐसा है कि एच, आपको एक है सर एच ई एटम में, तो यार एच ई एटम में क्या दो ही इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन तुम कितने पास पास करा लोगे, ऐसे इतने से क्या बैंड बना लोगे। थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो थोड़ा सा पास 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 ऐसे गिरेगा ऐसे करके, तो थोड़ा सा क्या होगा, तब वो बैंड दिखाई देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, तब बेटर आपका वो आएगा एक्सपेरिमेंट, वरना नहीं बनेगा, है ना। या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में बन जाए तो बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि बहुत सारे ट्रांजिशन आपस में क्लोज हो तो बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि बहुत सारे ट्रांजिशन जो कि डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं क्वांटाइजेशन की वजह से, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है भाई, आप क्या करो, जो लाइन स्पेक्ट जितने भी लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है एच एटम का, सबको उठा के मर्ज कर दो, सबको क्लोज ला दो ऐसे लाइंस को, तो पूरा एक बैंड बन जाएगा। और ऐसी सिचुएशन आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मिलेगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं बनेगी। भाई ये लाइंस जो है ना, ये जो लाइंस अलग अलग पड़ी हुई हैं ऐसे करके, ये है ना, ऐसे हैं। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम कर दो, इनको ऐसे ला दो, ऐसे ला दोगे तो ये ऐसे दिखाई देगी। तो ये लुक कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम का। ये लुक किसका है, बैंड स्पेक्ट्रम का है। बैंड स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब है बहुत सारे ट्रांजिशन वेरी क्लोज इन एनर्जी, बहुत सारे ट्रांजिशन होने चाहिए लेकिन क्लोज इन एनर्जी होंगे तो बैंड स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया, फाइनली मैंने आई डन इट, है ना। और एक तरह से आपका बोर मॉडल भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना, अपनी जो है ना वो पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट, तो हम लोग करेंगे इस तरीके से। फर्स्ट स्लाइड लगा दें, फर्स्ट स्लाइड लगा देता हूँ। हाँ, पूरा स्पेक्ट्रम तक आप कर लीजिए पंकज। होमवर्क में रहेगा बोर एटॉमिक थ्योरी वाला जो सेक्शन सी था, बोर एटॉमिक थ्योरी और स्पेक्ट्रम वाला जो सेक्शन है आपके सीट में, मेरे ख्याल से सी और डी है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग डी तक डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, वो वाला पार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है।